चलो देखो जरा ध्यान से। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था, जो उनको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो एक था हमारे पास सेमीकंडक्टर जो थे हमारे पास, वो कितने टाइप के थे? दो टाइप के। कौन कौन से दो टाइप के थे हमारे पास? तो एक था हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक था हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक था हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो कैसे सेमीकंडक्टर थे? याद है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे सेमीकंडक्टर होते हैं? पढ़ा था ये प्रीति? सर प्योर फॉर्म वाले। हाँ, 100% जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। यानी अगर हमें सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन का क्रिस्टल मिल रहा है या जर्मेनियम जर्मेनियम का क्रिस्टल मिल रहा है तो वो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स के इक्वल थे, यानी नंबर ऑफ जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होंगे, ये था। और उसमें जो कंडक्टिविटी था वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ये भी हमने पढ़ा। अच्छा, इसी वजह से उसकी लिमिटेशंस थी कि उसको हम ज़्यादा जो है उसकी कंडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक हद तक ही, एक लिमिट तक ही हम टेम्परेचर को राइज कर सकते थे। तो उसकी कंडक्टिविटी क्या थी? लिमिटेड थी। ठीक है। अब उसी में ही जब हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एडिंग रिक्वायर्ड इम्प्योरिटी, यानी जब हम रिक्वायर्ड इम्प्योरिटी को डालते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उससे क्या बनता है? हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फिर से हमने डिवाइड करा था दो पार्ट्स में। कौन से दो पार्ट्स होते हैं? तो एक को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। पी मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव से याद रखो होल्स पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव का। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें होल्स की मेजॉरिटी होती है, यानी चार्ज कैरियर्स जो रहेंगे वो होल्स ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप क्या होता है? एन टाइप होता है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो हम कैसे बना सकते हैं? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर जो है वो हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके बनाते हैं। कौन सी इम्प्योरिटी? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। कौन से थे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हमारे पास? तो बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये तीन नाम याद रखना, बोरोन, एल्यूमिनियम और इंडियम, ये हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है? जिसके आउटर मोस्ट में तीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, इनको हम जो था वो डोपिंग करके हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है? जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमने नाम पढ़े थे क्या? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तीन नाम याद रखना। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनको ऐड करने के बाद हम बनाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हमने ये सब चीजें पढ़ ली। अच्छा, उसके बाद हमने पी एन जंक्शन जो था वो भी पढ़ लिया था कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला करके जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन, है ना। और वहां पर हमने जो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट था उसकी भी हमने बात करी थी। ठीक है। तो ये चीजें हमने पीछे पिछले क्लास में पढ़ा है। और पी एन जंक्शन क्या होता है? तो जब भी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को साथ में जोड़ते हैं, पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स होते हैं। और एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल्स। ये हमारा एन है और ये हमारा पी एन है।
और इसमें माइनॉरिटी चार्ज केरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम कंबाइन करते हैं विद द मेथड ऑफ हीटिंग या फ्यूजन, तो क्या होता है कि इसमें इसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स हैं वो आपस में कंबाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं और बीच में एक ऐसी लेयर हमें मिलती है जिसके अंदर न्यूट्रल एटम्स पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो कंबाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता है एक ऐसा लेयर जिसके अंदर न्यूट्रल एटम पाए जाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, जिसको हमने नाम दिया था डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, या फिर पी एन जंक्शन। जंक्शन क्यों, क्योंकि पी और एन जहाँ पे मिल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। तो ध्यान रखना इसके नाम क्या क्या हैं, 3 नाम है। पी एन जंक्शन भी इसी को बोलते हैं। जंक्शन मतलब एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा रीजन जहाँ पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहे हैं। एक होता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एटम्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं। तो डिप्लीशन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जहाँ पे न्यूट्रल एटम्स पाए जाते हैं, तो डिप्लीशन लेयर भी इसी को कहते हैं। और एक और हम बोलते हैं इसको पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर क्यों, क्योंकि और ज़्यादा होल्स या और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है, इधर, क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, इस वजह से और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए से पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो 3 नाम कौन से हुए, एक पोटेंशियल बैरियर और एक पी एन जंक्शन और एक डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर डायोड। अब सेमीकंडक्टर डायोड या पी एन जंक्शन डायोड भी हम इसको बोलते हैं, क्या, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। तो पी एन जंक्शन डायोड जो है ये क्या होता है, तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो था वो तो है ही हमारे पास। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ना इसको अब बैटरी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसके एक वायर बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ से भी एक वायर निकालना पड़ेगा बाहर। अभी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पे लगा लेते हैं, है ना। यहाँ पर भी क्या लगा लेंगे, यहाँ पे हम एक मेटेलिक स्ट्रिप लगा लेंगे और इस मेटेलिक स्ट्रिप से एक वायर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं और यहाँ से मेटेलिक स्ट्रिप निकाल लेते हैं। तो अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर डायोड, ठीक है। तो डायोड क्या होता है बेसिकली, तो वो पी एन जंक्शन जो सेमीकंडक्टर है वही होता है, बट उसमें कनेक्टिविटी हम डाल देते हैं, यानी कनेक्ट करने के लिए एक वायर निकाल लेते हैं इधर से और इधर से। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पतला सा बहुत ही मेटेलिक पीस ज्वाइन करते हैं, इधर भी ज्वाइन करते हैं और यहाँ से एक वायर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, है ना, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर डायोड। तो डायोड है क्या, या सेमीकंडक्टर डायोड कह लो या पीएन जंक्शन डायोड कह लो, क्या होता है, तो a semiconductor diode is a PN junction with metallic contacts provided at the ends for the application of an external voltage। समझ रहे हो इसे क्या कहने का मतलब है, कि जो हमने मेटेलिक प्लेट्स हैं या मेटेलिक कॉन्टैक्ट जो है यहाँ से और यहाँ से लगाया है ना, वो इसलिए लगाया है ताकि हम यहाँ से बाहर कनेक्टिविटी कर सके किसी बैटरी के साथ या किसी और मटेरियल के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डायग्राम यहाँ पे नीचे बना रखा है, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में क्या है, बीच में हमारा डिप्लीशन लेयर है और यहाँ से मेटालिक स्ट्रिप लगाया, यहाँ से मेटालिक स्ट्रिप लगाया और यहाँ से एक वायर निकाला हमने बाहर, यहाँ से वायर निकाला। तो ये जो हमारा बना है डिवाइस, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड। तो पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या करते हैं, एक जो मेटालिक प्लेट होती है इधर भी पतली सी होती है और यहाँ से हम वायर निकाल देते हैं, तो इस तरह का जो हमारा डिवाइस बनता है उसी को बोलते हैं हम डायोड, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, तो पीएन जंक्शन डायोड ये हमने पढ़ लिया। अब पीएन जंक्शन डायोड को सिंबल के फॉर्म में भी दिखाया जाता है, यानी सर्किट वगैरह जब बनाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड जो रहते हैं उन डायोड को दिखाने के लिए सिंबल कैसा होता है, तो सिंबल होता है इस तरह का, एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पर ये ट्राइंगल और एक यहाँ पे लाइन है। ट्राइंगल का जो ये वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है, ये हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, कौन सा बोलते हैं इसको हम, ये होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो छोटा वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल। तो जो हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड होता है उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ध्यान रखना जरा, पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल कैसा रहेगा, तो ये ट्राइंगल जैसा रहेगा और यहाँ पर हम लाइनें खींचते हैं और जो बड़ी वाली लाइन है वो हमारी प्लस की हो जाएगी, छोटी वाली लाइन किस हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। इस तरह का रहता है ये, यानी कि इसका जो पॉइंट है ये दिख रहा होगा, इसका ये पॉइंट है वो इस तरफ है, तो ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस का है। अच्छा, अब
यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर रखा है कि द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स, जो ये एरो की डायरेक्शन है वो किसे इंडिकेट कर रहा है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, यानी करंट जो हमारा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये कन्वेंशनल करंट की ही डायरेक्शन होती है। सो द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, कि व्हेन डायोड इज अंडर फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, ये हमने थोड़ा बहुत ऐसे पिछले क्लास में पढ़ा था। ओके, अच्छा, और जो हमारा ये पोटेंशियल बैरियर होता है ये कम ज़्यादा भी होता है, कब, फॉरवर्ड वाइस या रिवर्स वाइस में, तो ये भी मैं हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाता हूँ मैं। देखो, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बाइसिंग। बाइसिंग क्या होता है, तो बाइसिंग है जब कभी भी हम किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से कनेक्ट करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं बाइसिंग। तो बाइसिंग है क्या, बाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग पीएन जंक्शन डायोड विद अ बैटरी। यानी हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर को क्या करा हमने, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो ये जो प्रोसेस है कि हमने पी एन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, बाइसिंग। सिंपल है, बाइसिंग। अच्छा, यहाँ पर इस तरह के सिंबल से हम दिखा सकते हैं, या अभी मैंने डायोड का सिंबल बताया था, तुम वो सिंबल से भी बता सकते हो। कैसे बताएंगे हम, तो देखो यहाँ पर ये हमारा इस तरह का सिंबल बनेगा और इसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। ठीक है, ऐसे, तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे डायोड का क्या होता है, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे, तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ओके, तो बाइसिंग क्या है, बाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग पी एन जंक्शन डायोड विद अ बैटरी। अब बाइसिंग जो होती है हमारी वो कितने टाइप्स की होती है, तो बाइसिंग हमारी होती है दो टाइप्स की। कौन कौन सी बाइसिंग होती है, तो एक होता है हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होता है हमारा रिवर्स बाइसिंग। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लो। फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको भी मैं समझाता हूँ। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर ऐसा हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। अब ये कैसे सर्किट में दिखाएंगे, तो जरा यहाँ पर इसी डायग्राम को देखो। अभी ये कौन सी बाइसिंग है, यानी इस डायग्राम पे अगर ध्यान दोगे, फोकस करोगे, तो ये हम मुझे बता सकते हो कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स बाइसिंग है, बताओ कौन सी बाइसिंग है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स बाइसिंग है, देख रहा है, सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग। कैसे पता, क्योंकि P हमारा पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा है और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। अब इस वाले में देख सकते हो, जो ये सिंबल इसमें वही है, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से, तो ये कौन सी है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमारे पास ये टर्मिनल्स बदल जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर मैंने ये नेगेटिव टर्मिनल बना दिया है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि देख सकते हो पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, रिवर्स बाइसिंग। अच्छा, अब फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग का क्या यहाँ पर मतलब है हमारा, है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारा पीएन जंक्शन डायोड एज अ कंडक्टर काम करता है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड हमारा इंसुलेटर के जैसे काम करता है। ठीक है, अब ये क्या है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारे बाइसिंग कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग को पहले समझेंगे, फिर रिवर्स बाइसिंग को समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो देखो जरा, अब हमारे पास है फॉरवर्ड बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में
जैसे मैंने अभी बताया क्या होता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम से शो कर सकते हो, या फिर इसका सर्किट डायग्राम जो मैंने बताया वो भी बना सकते हो। सर्किट डायग्राम भी ध्यान में है तुम्हें कैसा, इस टाइप का। तो ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग कह लो, या ये फिर फॉरवर्ड, ये ब्लॉक डायग्राम कहलाता है और ये सर्किट डायग्राम कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने यहाँ पे, एक बार पढ़ लेते हैं हम। In a PN junction diode, when P side is connected to a positive terminal and N side is connected to negative terminal of the battery, then such type of biasing is called forward biasing। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो कि अगर हम P साइड ऑफ सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं और N साइड ऑफ सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की जो बाइसिंग होती है उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे सर्किट डायग्राम होता है, ये हमारे यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हम क्या चीज नोटिस करते हैं कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी इन होल्स को रिपेल करेगा इधर, यानी इस डायरेक्शन में। देख सकते हो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये होल्स को इधर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी मतलब सॉरी धक्का देगा, पुश करेगा। सेम उसी टाइम पे नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर धक्का देगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जा करके इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ को कम करते जाएंगे, यानी कि कम किया, थोड़ा और कम किया, थोड़ा और कम किया, थोड़ा और कम किया, ऐसे करते करते ये डिप्लीशन लेयर को कम करते चले जाते हैं। और जितना कम करते चले जाएंगे उतना ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं, होल्स इधर जा सकते हैं, और यहाँ पे चार्ज कैरियर्स का मोशन स्टार्ट हो जाता है। और चार्ज कैरियर्स का अगर मोशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, और करंट बनना स्टार्ट हो गया यानी चार्ज कैरियर्स मूव करना स्टार्ट कर गए, तो वहाँ पर एज अ कंडक्टर ये बिहेव करने लगते हैं। तो ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर डिप्लीशन लेयर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करता है, और डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी ऑफ डायोड वो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है तो एज अ कंडक्टर ये काम करने लगता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर पीएन जंक्शन डायोड किसके जैसे बिहेव करता है, एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड बिहेव एज अ कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, और डिप्लीशन लेयर का क्या होता है, तो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है। तो इन फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, घटती हुई जाती है। अच्छा, यहाँ पर थ्योरी जो लिखना है हमें, वो थ्योरीज मैंने लिख रखी हैं कि ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड क्रॉस द डिप्लीशन रीजन एंड रीच पी साइड, ठीक है। सिमिलरली holes from P side cross the junction and reach the N side. This process under forward biasing is known as minority carrier injection। यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ पर एक तरह से चार्ज कैरियर्स का, सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो चार्ज कैरियर्स का मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखवा रखा है इसमें, ठीक है। ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स on P side diffuse from the junction edge of P side to the other end of the P side. Likewise, the injected holes on N side diffuse from the junction edge of the N side to the other end of the N side. ठीक है। This motion of charge carriers on either side gives rise to current. The total diode forward current is sum of the whole diffusion current and the conventional current due to the electric diffusion। तो ये तुम चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। कैसे हम बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे समझाया तुम्हें, ठीक है। कि जैसे ही हम फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स है ना, वो सभी किधर मूव करना स्टार्ट करते हैं, एन रीजन की तरफ, और जो एन रीजन में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करना करते हैं, पी रीजन की तरफ, ठीक है। और इस तरह से चार्ज कैरियर्स का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और मोशन स्टार्ट होगा तो करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम अपने हिसाब से भी थ्योरी यहाँ बना के लिख सकते हो, इतना जरूरी नहीं इतना बड़ा ही लिखो, ठीक है, उसे शॉर्ट कर सकते हो, ओके। मतलब मेन की पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे इन फॉरवर्ड बायसिंग, और वो फॉरवर्ड बायसिंग किसके जैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा। अब हम आते हैं रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग के अंदर हम पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें डिप्लीशन लेयर क्या होगा, बढ़ेगा,
इंक्रीज होगा। अब डिप्लीशन लेयर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर तो जो होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि चार्ज कैरियर्स हैं, वो तो मूव कर ही नहीं सकते और ज़्यादा, ठीक है। तो उस टाइम पर वो किसके जैसे बिहेव करने लग जाते हैं, वो बिहेव करने लग जाते हैं एज अ इंसुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि अगर हमारे पास यहाँ पर रिवर्स वाइसिंग करी गई है, जैसे ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो, ये पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है, इसमें नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको पॉजिटिव से, तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, होल्स को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर ये होल्स किधर फोर्स महसूस करेंगे, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स किधर होल्स महसूस करेंगे, फोर्स महसूस करेंगे इस डायरेक्शन में। तो डिप्लीशन लेयर जो पहले इतना था, हो सकता है कि वो बाद में इतना हो जाए, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हुई तो अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि इतना पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके तब जा सकते हैं वो, ठीक है। तो उनको फिर तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए इस टाइम पर जो हमारा पी एन जंक्शन डायोड है वो किसके जैसे बिहेव करता है, वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, पी टाइप p type of semiconductor या p terminal of the semiconductor is connected to the negative terminal and n type of semiconductor is connected to the positive terminal due to which depletion layer increases, ठीक है। जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर क्या होता है, इंक्रीज करता है। एंड इन दिस केस पी एन जंक्शन डायोड बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, ये किसके जैसे बिहेव्स करता है, ये इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हमारे पास कि द डायरेक्शन ऑफ लाइट वोल्टेज इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द बैरियर पोटेंशियल, एज अ रिजल्ट द बैरियर हाइट इंक्रीजेस, बैरियर हाइट मतलब वही गैप बढ़ जाता है उनके बीच में। द डिप्लीशन लेयर वाइडेंस, वाइडेंस मतलब वो डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। A small current of the order of few microampere is formed due to the flow of minority charge carriers। अब width तो बढ़ गई, लेकिन इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो हैं। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, यहाँ से होल्स को खींचने की कोशिश कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो उनकी वजह से भी बहुत स्मॉल सा करंट बनता है, ना के बराबर करंट बनता है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है, लेकिन बनता है। अब वो किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो ध्यान रखना, रिवर्स बायसिंग एज ए इंसुलेटर काम करता तो है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उसमें बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यानी माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर मतलब काफी स्मॉल करंट है, वो उतना बनता है किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो ओवरऑल देखा जाए तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा पीएन जंक्शन डायोड किसके जैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर के जैसा, और रिवर्स बायसिंग में किसके जैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर के जैसा, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन दी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। वी आई मतलब है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ठीक है। तो हमें अब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड जो है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या, बेसिकली ग्राफ होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग ये में जो हम बनाते हैं ग्राफ, वही वाला ग्राफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ही थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, आसान है, और डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए इसको करते हैं। किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग में? प्रीति, मानसी, आर्यन? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, इसको देखो यार, वी आई मतलब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। यहाँ पर हमने जो सर्किट है उस सर्किट के अंदर कौन सा डायोड ले रखा है हमने, पी एन जंक्शन। ये पी टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ये एन टर्मिनल मतलब नेगेटिव टर्मिनल। जो हम पी एन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज अगर मेजर करना चाहते हैं तो वोल्टेज को कैसे लगाते हैं, वोल्टेज को लगाते हैं पैरेलल में। तो यहाँ पर देखो एक वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है टू मेजर दी वोल्टेज, और एमीटर जो होता है उसको कैसे लगाते हैं हम, सीरीज में। तो सीरीज में हमने लगा रखा है यहाँ पे मिली एमीटर, ठीक है। क्योंकि हम फॉरवर्ड बाइस को पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड बाइस के अंदर हम क्या करते हैं, ये ऐसा कंडक्टर बिहेव करता है, मतलब इसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है वो मिली एम्पियर में मिलता है, लेकिन रिवर्स बाइस में कैसे मिलता है, एक
एक सेकेंड बस। हम्म देखो, तो हम कहाँ थे, यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो ये हमारे पास क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड। सब हाँ बोलो, कोई डाउट? नहीं भैया। अच्छा, देखो तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये है पीएन जंक्शन डायोड, और यहाँ पर ये हमारा वोल्ट मीटर, जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है टू मेजर दी वोल्टेज। और जो हमारा एमीटर है, इसे हम बोलते हैं मिली एमीटर। मिली मतलब जो हमारा करंट मिलता है वो हमारा मिली एम्पियर में होता है, इसीलिए मिली एमीटर बोल रहे हैं, या एम्पियर भी, एम्पियर, एमीटर भी बोल सकते हैं। एमीटर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो इसमें करंट रहता है वो मिली एम्पियर में रहता है, इसी वजह से मिली एम्पियर लिखा है। तो ये करंट को मेजर करेगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, जिससे हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने अ, अब हमने क्या करा है यहाँ पर, इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट कर रखा। फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट कर रखा, कैसे पता? तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सी बाइसिंग है, ये हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक्सपेरिमेंट करा और उसमें वोल्टेज को वेरी करना स्टार्ट किया। वोल्टेज को हम चेंज करते जा रहे हैं। वोल्टेज को चेंज करते जा रहे हैं कैसे? वोल्टेज को यहाँ पे एक रफ, ये तुम्हें नंबर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। वोल्टेज को हमने जैसे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 इस तरह से लिया है, और ये हमारे पास करंट मिल रहे हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इतने पोर्शन को पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे पास है, कौन सी बाइसिंग है? ये हमारी है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, ये है हमारे पास। अब ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग है, और ये वाली किस्म होती है रिवर्स बाइसिंग, जिसको हम पढ़ेंगे। ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग, इसमें हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे 0 से लेकर के हमने 0.2 करा तो कोई भी करंट नहीं मिला, 0.4 आए तो भी कोई करंट नहीं मिला, फिर 0.6 आए तो यहाँ पर कोई करंट नहीं मिला। जैसे 0.6 से ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो देख सकते हो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू हमें मिल रही है। फिर ऐसे ऐसे जाते गए यहाँ पे, तो यहाँ पर 8 पर देखो ध्यान से, 0.8 ऐसा वोल्टेज था जिसपे अचानक से करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है।
ठीक है। तो ये एक ऐसा वोल्टेज है जिस पर अचानक से जो करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, इस वोल्टेज को हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। ये हमारे पास क्या स्पेलिंग है? KNEE, नी वोल्टेज। ठीक है, मतलब ये अचानक से बहुत तेजी से जहां से बढ़ने लग जाए उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारा वोल्टेज का एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है ये हमारा करंट का एक्सिस है। और जो ये करंट होगा वो किस में होगा? ये मिली एम्पियर में होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ध्यान रखना कि इसका ग्राफ किया जाता है, पहले फ्लैट जाएगा यहाँ पे, यानी कोई भी करंट नहीं मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर हमारे पास वोल्टेज पर वहां पर करंट की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है, और उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? नी वोल्टेज। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर। अब क्वेश्चन आता है ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं उठा, है ना? तो स्टार्टिंग में इसलिए नहीं उठा क्योंकि जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो वहां से जो एनर्जी है, जो वोल्टेज है, वो कहाँ खर्च हो रहा है? वो खर्च हो रहा है डिप्लीशन लेयर को घटाने में, डिक्रीज करने में। जैसे कि हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में पढ़ा था। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या देखा हमने कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर को कम करते जाए, कम करते जाए, कम करते जाए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कहाँ पे खर्च हो रहा है? वो खर्च हो रहा है इन डिप्लीशन लेयर को घटाने में, डिक्रीज करने में। तो ये चीज ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो हमें कोई करंट नहीं मिल रहा है। कोई करंट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उससे डिप्लीशन लेयर को कम करा जा रहा है, उस काम में आ रहा है। ठीक है, अभी करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन एक ऐसे पर्टिकुलर वोल्टेज पे जहाँ पे करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगती है उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। तो समझ आ गया कैसे ग्राफ बनेगा? इस तरह से ये ग्राफ जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये था हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ या फॉरवर्ड बाइसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में हम करते क्या है? हम यहाँ पर जैसे कि देखा होगा कि हम रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हैं, अब पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से, नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मतलब यहाँ पर जो ग्राफ बनाना है वो हम बनाते हैं जब हम वोल्टेज को कम कर, मतलब नेगेटिव वोल्टेज दे रहे होते हैं। नेगेटिव वोल्टेज को मैं इधर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारा करंट है वो हमारा मतलब ये इधर से शो कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव वाला जो एक्सिस है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर शो करते हैं रिवर्स बाइसिंग के लिए। तो ये हमारा है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो जो हमारे पास एक करंट है ये किस में होता है? ये माइक्रो एमीटर में होता है, एम्पियर में होता है। माइक्रो एम्पियर मतलब देखो मिली में है तो थोड़ा बहुत करंट है, मिली में, मिली की रेंज में। मिली मतलब कितना होता है? मिली मतलब होता है 10⁻³ इस रेंज में होता है। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो मतलब बहुत छोटा करंट, 10⁻�6 उस रेंज में रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, हमें करंट ना के बराबर मिलता है, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाओ तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही स्मॉल सा अमाउंट ऑफ करंट हमें मिलता जाता है, यानी बहुत ही स्मॉल करंट हमें मिलेगा। वो कैसे पता? देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पर ऐसे कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो करंट है वो 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है और काफी हद तक ये कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है, एक ऐसा हमें यहाँ पर क्या है, वोल्टेज मिलता है जिस पर अब्रप्टली यहाँ पे करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है। अभी ऐसा कैसे आ गया? अभी तो हमने बोला था कि इंसुलेटर में जो रिवर्स वाइसिंग होती है वो तो उसमें इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है, उसमें अचानक से करंट कैसे बढ़ गया? तो इसको जरा ध्यान से समझना। जब हमने यहाँ पर एक सेकंड, डायग्राम कहाँ गया? हाँ, ये वाला है हमारे पास। जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है, अभी इतनी हो गई। हम और वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो विड्थ इतनी हो जाएगी यहाँ पे, फिर और वोल्टेज को बढ़ा विड्थ और हो जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे पूरा ही यहाँ पे कवर कर जाएगा। अगर पूरा ही कवर कर गया फिर तो कोई बैरियर दिखा ही नहीं, वो सारा का सारा मटेरियल जो है ना, वो तो सब यहाँ पे मटेरियल के अंदर कोई बैरियर चीज है ही नहीं, है ना। और अब क्या कर सकते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में बहुत तेजी से कंबाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत तेजी से कंबाइन होना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर हमें मिलता है। इतना अमाउंट ऑफ करंट मिलता है कि यहाँ पे मटेरियल भी जल सकता है। ठीक है,
क्योंकि बहुत तेजी, यानी एक तरह से शॉर्ट सर्किट जैसे होता है, बिल्कुल वैसा हो जाता है कि यहाँ पर हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ डिप्लीशन की जो विड्थ है वो बढ़ते जा रही बढ़ते जा बढ़ते जा रही। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरा ही कवर कर जाए, पूरा कवर कर जाए, फिर तो कोई बैरियर ही नहीं बचा। फिर अचानक से यहाँ पे क्या होता है, करंट और होल्स का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है और बहुत तेजी से यहाँ पे करंट बनता है, जो कि यहाँ पर हमने ग्राफ में देखा है यहाँ पर कि एक ऐसा, यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर जो हमारे पास करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा ही तेजी से बढ़ने लगती है, और इसका ग्राफ देखो सीधे स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली हम ग्राफ जो लेते हैं वो हमारे पास मान लो यहाँ तक है कुछ, यानी यहाँ पे जाते हैं और एक कांस्टेंट मिलता है, मतलब करंट की वैल्यू ना के बराबर बनती है। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो वोल्टेज को बढ़ाते गए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर अचानक से बहुत तेजी से करंट हमें मिलेगा, और इतना ज़्यादा करंट हमें मिलता है कि वहाँ पे हमारा मटेरियल ही जल जाता है, बर्न कर जाता है। ठीक है, एक तरह से हम ये बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज होता है रिवर्स बायसिंग में जिस पर हमें एब्रप्टली, बहुत एब्रप्टली मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मिलने लगता है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि इसको हम इस रेंज तक रखते हैं। प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर हम ना जलने दें, है ना, तो उसको हम एक हद तक ही क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहां तक क्या करेगा, वो एज ए इंसुलेटर काम करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या करें, और बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज को, तो एक ऐसा वोल्टेज मिलता है जहाँ पे करंट की वैल्यू रिवर्स बायसिंग में भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और उसी वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी कि वहाँ पे ब्रेक डाउन आ जाता है। ठीक है, मटेरियल सीधे जलने लग जाता है हमारा। ठीक है, तो ये रिवर्स बायसिंग में होता है। तो यहाँ पे ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह का डाउन जाएगा, फिर ये स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट, ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें यहाँ पर हमें कोई करंट नहीं मिला, फिर जाके अचानक से यहाँ पे करंट मिलना स्टार्ट होता है, फिर ये ऐसे जाता है कुछ इस टाइप का लीनियर होकर के। ठीक है, तो ये हमारे पास किसमें, फॉरवर्ड बायसिंग में, और ये रिवर्स बायसिंग में। तो ये हमारे पास पूरा ग्राफ होता है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का। ठीक है, तो कई बार ग्राफ अलग अलग बनाने को भी आ सकता है, तो तुम ये वाला पार्ट बनाओगे फॉरवर्ड बायसिंग में, ये रिवर्स बायसिंग में, या फिर वी आई कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो तुम एक साथ भी बना सकते हो। ओके, तो इस ग्राफ के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं, डाउट तो नहीं किसी को भी, समझ आ गया ये? प्रीति, मानसी, आर्यन? Yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे नी वोल्टेज क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह भी पूछी जाती है। ठीक है, तो नी वोल्टेज किस में देखा था हमने, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर देखा था। नी वोल्टेज का दूसरा नाम होता है कट इन वोल्टेज। ठीक है, तो ध्यान रखना, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज जो है, ये हमारे पास नी वोल्टेज के नाम है दूसरे, ज्यादातर तो नी ही वोल्टेज के नाम से आता है। ठीक है, तो ये कैसा वोल्टेज होता है, सो इट इज द वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायसिंग। जरूर ध्यान रखना कि हम नी वोल्टेज किस में यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में यूज कर रहे हैं। सो इट इज द वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायसिंग बियॉन्ड विच द करंट इंक्रीजेस रैपिडली। जो करंट है हमारा वो रैपिडली यानी कि तेजी से इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब रिवर्स बायसिंग के अंदर हमने किसको पढ़ा था, ब्रेक डाउन वोल्टेज को। ब्रेक डाउन वोल्टेज को हम जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज इट इज द वोल्टेज at which current increases abruptly। ये दो वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ मैंने यूज किया है रैपिडली, यहाँ पर एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से आंधी से आ जाती है करंट की, बहुत तेजी से बहने लगता है, किसमें, ब्रेकडाउन वोल्टेज में, यानी शॉर्ट सर्किट टाइप में वो हो जाता है यहाँ पे, तो इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं एब्रप्टली। और इसमें क्या था, रैपिडली वो धीरे ऐसी तरह से बढ़ते जा रहा था। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है जिसमें एब्रप्टली हमारा जो करंट है वो इंक्रीज होने लगता है। ओके, और इसमें क्या था हमारे पास, नी वोल्टेज में, कि ये हमारा रैपिडली इंक्रीज होता है करंट। ओके, तो वो कुछ हमारे पास नाम थे, टर्मिनोलॉजीज थी। अच्छा, अब हमारे पास एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। देखो, हमें ये
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और ये ग्राफ में ये कौन सी बाइसिंग है, ये हमारी रिवर्स बाइसिंग, देख सकते हो यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग में इस तरह से हमें मिलता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। ये कौन सा है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा एक्सिस है ये वोल्टेज का शो कर रखा है, इधर वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज, इधर पॉजिटिव वोल्टेज, ऊपर हमारे पास करंट है मिली एम्पियर, नीचे हमारा माइक्रो एमीटर मिली एम्पियर था और नीचे माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। और ये ग्राफ इस तरह से हमें बना के दे रखा है और कुछ डाटा हमें यहाँ पर गिवन है। क्या है डाटा हमारे पास, तो 0.5 है और ये हमारे पास 0.7 है बीच में, ये वाला जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है 0.7 और ये क्या हमारा 0.8 और इससे थोड़ा सा दूर है यहाँ पे 0.5 और ये 10 15 20 30 इस तरह का कुछ है ये हमारे पास। क्या क्या रखा क्वेश्चन में, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट आई ID इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हमारा D कोई पॉइंट है, ठीक है। वहां पर करंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। करंट की वैल्यू कितनी, 15 मिली एम्पियर, ये वाला देख सकते हो 15 मिली एम्पियर एंड VD इज इक्वल टू माइनस का 10 वोल्ट, VD मतलब ये वाला हमारे पास दे रखा है। यहाँ पर इस जगह पे उसने बोल रखा है, तो कैसे हम फाइंड करने वाले हैं, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास जो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जैसे हम करंट की वैल्यू जैसे देख सकते हैं, वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट की वैल्यू क्या होती है, लीनियरली बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से गया और ये लीनियरली इस तरह से बढ़ने लगता है। अब लीनियरली अगर यहाँ पर बढ़ रहा है तो जब भी लीनियर हमारे पास ग्राफ मिलता है तो वहां पर हम ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। क्या था हमारे पास, ओम्स लॉ यूज करा जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूज करा जा सकता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इस रिलेशन का हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या करंट, कुछ भी यहाँ पर पूछ ले, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है कहाँ कहाँ पर, जब हमारे पास करंट क्या 15 मिली एम्पियर यानी यहाँ पर, और जो पोटेंशियल हमारा माइनस का 10 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ही हम निकालेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस को। कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो हमारा लाइन है ये क्या है, एक लीनियर लाइन है। अगर ये लीनियर लाइन है तो हम वोल्टेज क्या कहते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसने कहा था रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर के यहाँ से, तो इस I को नीचे भेज दो, तो R इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, V अपॉन में I, ठीक है। और अगर देखोगे इस ग्राफ में तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे ये चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट, तो बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंसेस निकाला जा सकता है। कैसे डिफरेंस निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स की बात कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो करंट है वो कितना है, 20 मिली एम्पियर। यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना है, 0.8 वोल्ट। इस जगह पे हमारा करंट कितना है, 15 मिली एम्पियर। इस जगह पे हमारा वोल्टेज कितना है, 0.7। तो सिंपल सा है हमारे पास कि रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो डेल वी अपॉन डेल आई यानी वोल्टेज अपॉन में करंट है ना, वो निकाल सकते हो, उसका डिफरेंस निकाल। तो ये डेल वी है क्या, डेल वी हमारा कुछ नहीं V2 माइनस V1 है और डेल आई क्या है, ये हमारा I2 माइनस में I1 है। तो यहाँ पर किसी को भी कहीं से भी ले सकते हो, तुम इनका भी डिफरेंस ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो। तो अगर हम इसका लेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसका हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले वोल्टेज V2 माइनस V1 है, तो 0.8 माइनस में 0.7, तो 0.8 माइनस में 0.7 ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, समझ रहे हो। ये हमारा V1 बोल दिया हमने, ये V2 बोल दिया। अब इसी तरह से इसके रिस्पेक्ट में हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा I1, ये हमारा I2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 माइनस का 15,
ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई कर दो, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। रेजिस्टेंस कौन सा, जो कि फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ठीक है। तो वो हमें मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 अपॉन में 20 में से 15 गया तो 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.5 दूनी 10, ठीक है, 0.02। तो ये हमें अच्छा हाँ, इसको यहाँ पर ध्यान रखना, यूनिट्स का जरा खास ध्यान रखना। यूनिट्स हमारे पास क्या क्या थी, तो ये मिली एम्पियर में था। तो मिली एम्पियर में अगर था तो मिली के लिए क्या लगाते हैं हम, मिली के लिए क्या लगाते हो, ये वोल्टेज तो हमारा उसमें ही है, वोल्ट में ही है। तो ये वोल्टेज का भी वैसे ही रहेगा, तो ये तो ठीक है। नीचे करंट के लिए क्या करेंगे हम, करंट के लिए ये मिली है, मिली का मतलब 10 की पावर -3। तो ऊपर जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू में 10 की पावर -3, तो पॉजिटिव में हो जाएगा 1000, 2 0 चले गए तो ये आ गया 20 ओम, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम। तो देख सकते हो यहाँ पर 10 लिखा है क्या, डायग्राम यहाँ पर सही से नहीं बना रखा लग रहा। 0.7 है यहाँ पे, 1 मिनट, 0.7 पर 10 मिली एम्पियर, 0.7 पे 10 मिली एम्पियर। अच्छा, यहाँ ग्राफ में ये वाला पॉइंट हमारे पास 0.7 है, ये नहीं है, ध्यान रखना जरा। यहाँ पर ना गड़बड़ हो रखा है, डायग्राम सही से दिख नहीं रहा, इसी वजह से। ये वाला पॉइंट जो हमारा, ये 0.7 यहाँ पर है, और इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास ये 10 है, ठीक है। तो 0.8 माइनस 0.7 है ना, और नीचे 20 माइनस में 10, तो यहाँ पर भी वही 20 माइनस का 10 आएगा, 20 माइनस का 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्राफ जो है यहाँ पर सही से बना नहीं है, ये वाला पॉइंट हमारे पास 0.7 है, ठीक है। तो इस ग्राफ के हिसाब से आर एफ इज इक्वल टू आ जाएगा V2 माइनस V1, तो 0.8 माइनस 0.7 अपॉन में क्या आ जाएगा 20 माइनस का 10, और ये किस में था, मिली एम्पियर में था। मिली के लिए क्या लगाते हैं, 10 की पावर -3, तो ये आ गया 0.8 में से 0.7 गया तो 0.1 आ जाएगा, और 20 माइनस में 10, तो ये आ गया 10 इंटू में 10 के -3 को ऊपर भेज दूँ मैं, तो ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1000। तो ये एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, ये पॉइंट हटाया तो एक 10 आ गया, तो ये भी काट लिया, तो क्या आ गया हम पे 10। तो 10 ओम ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया, किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में ये आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर रेजिस्टेंस हमने निकाला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिवर्स बाइसिंग के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग के अंदर रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो रिवर्स बाइसिंग में 10 वोल्ट तो ये रहा है ना, इस पर कैसे फाइंड करेंगे, तो समझना वही कॉन्सेप्ट है, ओम्स लॉ ही लगाना है इसमें, कोई ज़्यादा कोई फॉर्मूले वॉर्मूले है भी नहीं इसमें, ठीक है। तो ओम्स लॉ लगाओगे, और ओम्स लॉ अगर लगाएंगे तो ये रिवर्स बाइसिंग के लिए, तो लिख देता हूँ यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेल वी अपॉन में डेल आई, या फिर v अपॉन में आई लिख सकते हो इसके, इसमें क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा, तो यहाँ पर जो हमारे पास करंट है ना, वो कांस्टेंट करंट है। कितना, मैंने कहा था कि आगे जितना भी जाएगा वो कांस्टेंट करंट ही जा रहा है। कितना कांस्टेंट करंट है, 1 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पर ना एक चीज तुम्हारी कांस्टेंट हो जाती है, क्या, करंट क्या लेना होता है यहाँ पे, ये लेना होगा हमें, ये दे रखा है इसने 1 माइक्रो एम्पियर, और जो वोल्टेज है, कितने वोल्टेज पे पूछा था उसने, 10 वोल्ट पे पूछा था, तो 10 वोल्ट, ठीक है। माइनस साइन शो करता है कि नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन जब इसके अंदर पुट करो तो मैग्नीट्यूड हम पुट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड अगर डालोगे तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट अपॉन 1 माइक्रो, माइक्रो के लिए क्या लगाते हैं, 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर -6, ये जुड़ जाएगा 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 ओम। देखो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे,
10⁻⁷ ओम इतना रेजिस्टेंस होता है किसमें, रिवर्स बायस, तभी तो वो एज अ इंसुलेटर काम करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि रिवर्स बायस में हमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, क्यों, वहाँ पे एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है, और इसमें रेजिस्टेंस हमें 10 वोल्ट ही मिला है। ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल, सिंपल से न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट भी है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये बल्कि। नेक्स्ट क्लास में हमारा रेक्टिफायर वगैरह है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ये हमारा उसमें। ठीक है, तो रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये तुम्हारे 5 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं रेक्टिफायर का, बहुत सिंपल भी आसान भी है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसके ऊपर क्वेश्चन। ओके, अच्छा मैंने एक पेपर सेंड करा था, वो ट्राई करा था क्या किसी ने?